डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं किसी भी देश में स्वतंत्र शासन प्रणाली लागू करनी है, शांतिपूर्ण शासन प्रणाली लागू करनी है, या लोक कल्याण का शासन चाहते हैं, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, तो संवैधानिक नैतिकता का प्रचार और प्रसार सर्वदूर आवश्यक है। संवैधानिक नैतिकता का प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो जो हठधर्मी है, जो सनातनी है, जो परंपरावादी है, भले ही वो कुछ समय के लिए अल्पमत में हो, परंतु स्वतंत्र शासन के कार्य संचालन में बाधा उपस्थित कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस में बाधा उपस्थित कर सकते हैं, न्याय की व्यवस्था में बाधा उपस्थित करते हैं, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में बाधा उपस्थित कर सकते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर स्पष्टीकरण देते हैं संवैधानिक नैतिकता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। ध्यान से सुनिए, और यह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं होने की वजह से ही आज संविधान और लोकतांत्रिक गणराज्य खतरे में है। संवैधानिक नैतिकता क्या है? संवैधानिक नैतिकता के 5 तत्व डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तुत करते हैं। पहला तो है पैरामाउंट रेवरेंस ऑफ द फॉर द फॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्वरूप को सर्वोच्च मान्यता, सर्वश्रेष्ठ आदर, संविधान के प्रति, संविधान के सिद्धांतों के प्रति सर्वश्रेष्ठ आदर, इसको कहते हैं फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। आज की वर्तमान सरकार तकनीकी दृष्टि से संविधान का पालन करती है, और इसका अर्थ यह नहीं कि संविधान का आदर किया जा रहा है। जब कल की बात है, कल के न्यूज़पेपर में आई हुई बात है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल, पिछली बार भी उन्होंने कहा था, सवाल पूछा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कब से सेकुलर हो गए हो। और कल की बात है, राम मंदिर के निर्माण के चंदे के लिए किए जाने वाले आयोजन में नागपुर में यह शरीक होने वाले उस कार्यक्रम में राज्यपाल एक विशिष्ट धर्म के धर्मस्थल के निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए राज्यपाल के पद पर होते हुए यदि वो उस आयोजन में शामिल हो रहे हैं, तो यह संविधान को पैरामाउंट रिलेवेंस है, पैरामाउंट रेवरेंस है। क्या संविधान का आदर कर रहे हैं? जब राज्यपाल जैसा व्यक्ति संविधान का आदर नहीं करता, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में नहीं आदर करता। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी 10 दिसंबर को भूमि पूजन किया गया नए पार्लियामेंट भवन का। बड़ी खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। पुराना जो अभी विद्यमान जो पार्लियामेंट भवन है, संसद भवन है, इसी भवन में संविधान का निर्माण हुआ था। यही संविधान सभागृह था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ये इतिहास है उस भवन का, और ये इतिहास नष्ट किया जा रहा है। लोग जानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग जानते हैं कि जिस भवन में संविधान का निर्माण हुआ, उस भवन को हम बाजू कर रहे हैं, उस भवन को, उस इतिहास को हम दफना रहे हैं। और उसका जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने न तो राष्ट्रपति को इनवाइट किया और न ही उपराष्ट्रपति को इनवाइट किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इनवाइट नहीं किया। और एक प्रतिक्रिया ऐसी है कि भाई ऐसे धार्मिक आयोजन में अछूत राष्ट्रपति को बुलाकर उनको यदि यजमान बनाए तो क्या होगा, कैसा होगा? ये तो हिंदू धर्म की हानि होगी ना, ये तो हिंदू धर्म का अपमान होगा ना। वहाँ तो ब्राह्मण चाहिए ना। और बीजेपी कहती हैं कि हमने अछूत को राष्ट्रपति बनाया। तो इस प्रकार से ये बातें होती हैं। तो पैरामाउंट। दूसरा, प्रारूप के अंतर्गत जो अलग अलग संस्थाएं होती है उनके प्रति भी पूरा सम्मान। पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है,
कार्यपालिका है, इनके प्रति पूरा सम्मान और इनके आदेशों का, निर्देशों का पालन उतनी ही निष्ठा से किया जाना चाहिए जितनी निष्ठा से हम संविधान को देखते हैं। परंतु साथ ही इन पर, इनके निर्णयों पर आलोचना करने का भी अधिकार बना रहता है। यह संवैधानिक नैतिकता है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के माध्यम से, कृति के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, किसानों के आंदोलन में संविधान से निर्मित संस्थाओं का अनादर नहीं हो रहा है, फिर भी वह सरकारी निर्णयों का विरोध कर रहे हैं शांति के मार्ग से। तो यह है संविधान के प्रति सर्वोच्च निष्ठा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है, हम जरूर जाएंगे। हम सरकार का या लोक निर्वाचित सरकार का अनादर नहीं करना चाहिए। विरोध है, आलोचना की सुविधा होनी चाहिए। और दूसरी महत्व की बात है कि अलग अलग पक्ष होते हैं डेमोक्रेसी में, एक सत्ता में होता है, दूसरा विरोधी होता है, परंतु सारे ही राजकीय पक्ष जब संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं और उस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास है, तो उस समय यह माना जाता है कि देश में संवैधानिक नैतिकता सर्वदूर विद्यमान है, सब में विद्यमान है। 5 तत्व है संविधान के प्रारूप पर पैरामाउंट रेवरेंस, सर्वोच्च आदर प्रदर्शित करना, संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं के प्रति आदर, उनके आदेशों का पालन करना, उसी समय अभिव्यक्ति और कृति का स्वतंत्र रहे, प्रोवाइडेड यह अभिव्यक्ति और यह कृति कानून के दायरे में होनी चाहिए, विधान सम्मत दायरे में होनी चाहिए। आप आलोचना कर सकते हो, आलोचना भी विधान के दायरे में, संविधान के दायरे में। और चाहे कितने भी राजकीय पक्ष हो, सारे ही पक्ष संविधान को मानते हैं, ऐसा विश्वास लोगों में होना चाहिए। जहां इस प्रकार का वातावरण होता है, वहां डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संवैधानिक नैतिकता विद्यमान है। और जहां संवैधानिक नैतिकता विद्यमान है, वहां पर संविधान का शासन होता है, वहां पर कानून का शासन होता है, वहां पर लोक कल्याण का शासन होता है, वहां पर गुड गवर्नेंस होती है, वहां पर शांति होती है और सुव्यवस्था होती है। इस प्रकार की नैतिकता जहां नहीं है, इस प्रकार के आज समाज में उथल पुथल हो रही है, आज समाज में असंतोष व्याप्त है। इसलिए व्याप्त है कि न तो सरकार के व्यवहार में संवैधानिक नैतिकता कहीं दिखती है और न ही विरोधी पक्ष के व्यवहार में। लोकतांत्रिक संविधान शांतिपूर्वक एवं कार्यक्षमता से कार्यान्वित हो, इसलिए संवैधानिक नैतिकता का प्रसार होना चाहिए। यह बात सब मानते हैं, नैतिकता की बात सब मानते हैं, परंतु आचरण में नैतिकता नहीं होती। उसी प्रकार से भाषण देना हो तो कोई भी कहेगा कि हाँ भाई संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए, परंतु आपके व्यवहार में साहब तो संवैधानिक नैतिकता नहीं थी। क्या है कि कुछ तो चलना पड़ता है ना, चलता है ना, तो इस प्रकार से। परंतु ऐसा मानते हैं, परंतु ऐसा मानने वाले 2 बातों को नहीं जानते। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं 2 बातों को नहीं जानते। पहली बात तो यह है कि फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ए क्लोज कोरिलेशन विथ द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? संवैधानिक नैतिकता सबको चाहते हैं, परंतु उसके डिटेल्स मालूम नहीं, उसके संबंध में 2 बुनियादी बातें लोग नहीं जानते। पहली बात तो यह है कि फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का स्वरूप और संविधान का स्वरूप, इनका बड़े नज़दीक का नाता है, ये क्लोजली कनेक्टेड है, क्लोजली रिलेटेड है। संविधान का स्वरूप और प्रशासन का स्वरूप दोनों का बड़ा निकट संबंध है, दोनों का बड़ा निकट नाता है। और दूसरी बात यह कि
प्रशासन का जो स्वरूप होगा वह संविधान के स्वरूप से सुसंगत होना चाहिए और दोनों में सुसंगति और सहमति होनी चाहिए। जब प्रशासन के स्वरूप में और संविधान के स्वरूप में सुसंगति होगी, दोनों एक दूसरे के प्रति योग्य होंगे, परस्पर पूरक होंगे, तभी उस देश में संविधान लागू हो सकता है, संविधान के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जा सकता। इट इज परफेक्टली पॉसिबल, जब जो आज हो रहा है, इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू परवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मियरली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के स्वरूप को बदलकर संविधान विकृत किया जा सकता है। बड़ी महत्व की बात डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में कही, जो शायद वर्तमान सरकार ने पढ़ी हो। इसीलिए पार्लियामेंट को बाजू में रखकर, विधानसभाओं को बाजू में रखकर, राष्ट्रपति को बाजू में रखकर प्रशासकीय निर्णय लिए जा रहे हैं। नया संविधान, नया पार्लियामेंट हाउस बनाने का निर्णय केवल प्रशासनिक निर्णय है। पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा शायद हुई ही नहीं, किसी को मालूम नहीं नया क्या है। तो इस प्रकार से जब निर्णय लिए जाते हैं तो यह निर्णय जो होते हैं, यह प्रशासनिक निर्णयों को लेकर हम संविधान को विकृत कर रहे हैं। यह बात डॉक्टर अंबेडकर, प्रशासन का प्रारूप बदलकर, प्रशासन का स्वरूप बदलकर, बाय मियरली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी परवर्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन को विकृत किया जा सकता है, असंगत किया जा सकता है, इनइफेक्टिव किया जा सकता है, इनएक्टिव किया जा सकता है, और उसका स्पिरिट मारा जा सकता है। प्राण हर लिए जाते हैं, सिर्फ कलेवर बाकी रह जाएगा। आज भी ज्ञाता लोग कहते हैं संविधान रहेगा, संविधान को कुछ नहीं होगा, परंतु उसका प्राण नहीं रहेगा। जिस दिन इस देश में केंद्र स्थान पर बहुसंख्यकों की गवर्नमेंट आ गई, बहुमत के पार्टी की नहीं, धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण कर कर जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसको मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं। और जहां मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट होता है वहां पर संविधान जिंदा है, संविधान बचा हुआ है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होते रहेंगे आगे भी, परंतु वहाँ फिर भी न तो डेमोक्रेसी होगी और न ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। डेमोक्रेसी भी दिखाई पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखाई पड़ेगा, परंतु उसमें प्राण नहीं रहेगा। और फिर डॉक्टर अंबेडकर सवाल करते हैं कि क्या 1948 में, आज 2021 में भी यह सवाल है कि क्या इस प्रकार की संवैधानिक नैतिकता लोगों में विद्यमान है? लोगों में विद्यमान है। जहां सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग, राज्यपाल का मैंने उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जहां सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग संवैधानिक नैतिकता का आचरण नहीं करते, क्या वहां यह माना जाए 2021 में जो सवाल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1948 में पूछा कि क्या ऐसी संवैधानिक नैतिकता है, ऐसा मानना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि यह उपजत नहीं है, यह जन्म से नहीं प्राप्त होती है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है। संवैधानिक नैतिकता की बात पूछना चाहूँगा मैं कि इसके पहले संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, इस शब्द से कितने लोग परिचित थे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर नहीं पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पहले, आज से पहले कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इस शब्द से परिचित है? जिन्होंने डिबेट्स पढ़े होंगे, बाबा साहब आम्बेडकर के भाषण कम से कम डिबेट्स में से पढ़े होंगे, उनको यह शब्द परिचित होगा, उन्होंने यह शब्द निश्चित पढ़ा होगा 4 नवंबर 1948 के भाषण में। परंतु जिनका डिबेट से कोई संपर्क नहीं, जिन्होंने पढ़े ही नहीं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी शब्द ही मालूम नहीं, तो फिर उसको कल्टीवेट करने की बात कहाँ से आ गई है? संवैधानिक नैतिकता का परिचय उनका कैसे होगा? और
डॉक्टर आम्बेडकर 48 में कहते हैं कि हमें देशवासियों को संवैधानिक नैतिकता सिखानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा क्या है, इनकल्टिवेट करना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा। ये संवैधानिक नैतिकता की जड़ें जनमानस में हमको रोपित करनी पड़ेगी। 1948 के बाद, 1950 के बाद 2021 तक एक उदाहरण बताइए कि जहां किसी ने सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक नैतिकता की बात कही हो। अमल में लाने की बात, कुछ पॉलिटिशियंस होंगे, निश्चित तौर पर होंगे और थे, जिन्होंने संवैधानिक नैतिकता का पालन अपने पॉलिटिकल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में किया, परंतु लोगों को बताया कि संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना। मेरा अज्ञान हो सकता है, यदि कोई मुझे करेक्ट करे तो मैं उसका आभार मानूंगा, मैं उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगा कि हमने संवैधानिक नैतिकता समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भारत भूमि, डॉक्टर आम्बेडकर 1948 में कहते हैं, मूलतः अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक है क्योंकि डेमोक्रेसी तो बुद्ध के बाद गाड़ दी गई ना, सारे ही सम्राटों ने डेमोक्रेसी को दफना दिया, इसलिए वो सम्राट बने। डेमोक्रेसी में तो सम्राट नहीं होता ना, जितने भी सम्राट हुए इतिहास में, बड़े हो छोटे हो, उन्होंने डेमोक्रेसी को गाड़ दिया है। उसके बाद डेमोक्रेसी आई ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म को डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं थी। हिंदू धर्म तो असमानता पर आधारित है और डेमोक्रेसी समानता का पुरस्कार करती है। इसलिए जब जितने भी हिंदू राजे हुए उनको डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं था। बाद में मुस्लिम आए, उनका भी डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं था। ब्रिटिश आए, उनका भी डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं था। परकीय शासन में डेमोक्रेसी होती ही नहीं, अपने शासन में भी नहीं थी, क्योंकि अपने शासक जितने भी हो गए हिंदू धर्म के, उन्होंने कभी डेमोक्रेसी को माना नहीं है। तो इस स्थिति में देश अतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, इसमें जड़ें नहीं है डेमोक्रेसी की। ऐसे, और जो भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो दीवार पर लगा हुआ पेंट है ना, इसकी जितनी गहराई होती है उतनी ही गहराई इन लोगों की बातों में होती है जब ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कल मैं बात कर रहा था डेमोक्रेसी की हमारे एक फ्रेंड से, और जब उनको मैंने पूछा कि भाई क्या आपके परिवार में डेमोक्रेसी है? जब परिवार में नहीं है तो समाज में कहाँ से आएगी, और समाज में नहीं है तो देश में कहाँ से आएगी? तो यह डेमोक्रेसी। ऐसी स्थिति में यदि अब उस पर आते हैं कि 1935 के कानून से क्यों लेने पड़े प्रशासनिक संबंधी बातें। जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, जिस देश में संवैधानिक नैतिकता नहीं है, उस देश में यदि शासन प्रशासन के नियम बनाने का दायित्व आने वाले विधानमंडलों पर सौंपा जाता है तो यह संविधान के लिए, यह देश के लिए उचित नहीं होगा। और इसीलिए 1935 के एक्ट से प्रशासन संबंधी बातें संविधान में समाविष्ट करनी पड़ी। यदि इस देश को लोकशाही की परंपरा होती, इस देश में लोकशाही की जड़ें होती, मालूम होती, संवैधानिक नैतिकता का कहीं पुरावे साक्षी मिलते, तो शायद यह बातें नहीं रखनी पड़ती। और इसीलिए यह बातें आई हैं। कहाँ थे हम लोग? 1935 एक्ट, और कहाँ पर पहुँच गए? संवैधानिक नैतिकता नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की परंपरा नहीं है। इसीलिए प्रशासन संबंधी बातों का समावेश संविधान में करना पड़ा, और इसीलिए 1935 के एक्ट से कुछ बातें लेनी पड़ी। दूसरी प्रमुख आलोचना जो है वह आलोचना इसके संबंध में, संविधान ने भारत के प्राचीन राजनीति को कोई स्थान नहीं दिया है। यह आलोचना दो प्रकार, प्राचीन राजनीति, हमारा प्राचीन काल बड़ा सुवर्णमय था वगैरह वगैरह वगैरह। तो यह आलोचनाएं दो प्रकार के लोगों द्वारा की जाती है। एक जो हार्ड हिंदुत्व को मानते हैं, और दूसरे जो सॉफ्ट हिंदुत्व को मानते हैं। कुछ जगह पर हार्ड और सॉफ्ट एक हो जाते हैं। जैसे प्राचीन भारत कैसा था? तो राम राज्य था। अब राम राज्य हार्ड हिंदुत्व वालों को भी चाहिए
और राम राज्य सॉफ्ट हिंदुत्व वालों को भी चाहिए। तो दोनों ओर से यह आलोचना की गई कि इसमें प्राचीन भारत कहाँ है, इस संविधान में प्राचीन भारत कहाँ है। तो प्राचीन भारत के कहने वाले यदि सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं, गांधी जी के मानने वाले, वो राम राज्य की बात करेंगे, और हार्ड हिंदुत्व वाले हैं वो ब्राह्मण पुरोहित, राजा का गुरु, राजा का गुरु, राजा श्रेष्ठ नहीं, राजा का गुरु राजा से श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरोहित शाही की बात करेंगे। तो यह प्राचीन भारत था और यह प्राचीन भारत का प्रतिबिंब संविधान में नहीं है। राम राज्य भी कहीं कांग्रेस वालों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। और जहाँ पर ब्राह्मण गुरु श्रेष्ठ हो, ऐसी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, असमानता के परंपराएं वाला राम राज्य का मतलब होता है सीता को फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। राम राज्य का अर्थ होता है सीता को फिर से भूमिगत होना पड़ेगा। राम राज्य का अर्थ होता है शंभु का फिर से वध होगा। तो यह चाहिए हिंदू राज की बात करते हैं। आलोचक कहते हैं संविधान का निर्माण प्राचीन हिंदू राज्य के परंपरा के आधार पर होना चाहिए। अब यह मांग कौन कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता, डॉक्टर अंबेडकर तो कभी कर ही नहीं सकते। जिनको ये कहा गया है कि आप अछूत हो, क्या अछूत कहेगा कि मुझे अछूत बना रहना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर को जब संविधान का निर्माता बनाया तो राम राज्य के निर्माण के लिए बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। और उनके हाथ से राम राज्य प्रस्तापित था। हम तो यह कहेंगे कि भाई ये भारत का एक प्रकार से उस समय का ये बड़ा औचित्यपूर्ण निर्णय था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति को संविधान का निर्माता बनाया गया। संविधान का निर्माण हिंदू राज्य की परंपरा पर होनी चाहिए। पाश्चात्य आधुनिक सिद्धांतों का संविधान में समावेश आवश्यक नहीं, ऐसी आलोचना करते हैं। और फिर कांग्रेस वाले लोग पूछ रहे थे गांधी का ग्राम स्वराज कहाँ है? वो तो यहां तक बोलते थे, यहाँ तक आलोचना की गई कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत ही सारी राज्य व्यवस्था का आधार होना चाहिए, केंद्र शासन की जरूरत नहीं, प्रांत के शासन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राम स्वराज्य लाओ, ग्राम पंचायत रहने दो, जिला पंचायत रहने दो, भारत चलते रहेगा। और यह अतिवादी लोग केवल ग्राम सरकार की बातें करते हैं, केवल ग्राम सरकार। तो आलोचना में क्या कहा गया कि हिंदू परंपरा के अनुसार राज्य चलना चाहिए, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की जरूरत नहीं है। राज्य का आधार ग्राम पंचायत, जिला पंचायत होनी चाहिए, या उसके भी अब आगे कहने वाले लोग हैं कि ग्राम सरकार होनी चाहिए, गांव सरकार होनी चाहिए, केंद्र और प्रांत के शासन की कोई आवश्यकता नहीं। अब इस आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं टू लव द लव ऑफ इंटेलेक्चुअल इंडियंस फॉर द विलेज कम्युनिटी इज ऑफ कोर्स इन्फिनिट इफ नॉट पैथेटिक। हंस रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के विधान पर लोग, खेत से हंस रहे हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? भाई भारत के बुद्धिमान लोग जब ग्राम समुदाय का इतना गौरव करते हैं, ग्राम समुदाय के प्रति इतनी प्रेम और निष्ठा के बात करते हैं, तो मुझे उन पर हंसी आती है, मुझे उन पर दया आती है। यह असीम प्रेम उनका देखकर बड़ा करुणा का भाव मन में उपजता है, बड़ा दयनीय भाव मन में उपजता है कि इनको इंटेलेक्चुअल कहेंगे हम, जो ग्राम समुदाय की बात करते हैं। जो इस मानसिकता का कारण क्या है? कुछ थोड़ा सा जिन्होंने गांधी पढ़ा होगा तो उसको याद आएगा। इस मानसिकता का कारण एक अंग्रेज जिसने गांव की बड़ी तारीफ की, उसका नाम था मेटकॉफ। मेटकॉफ ने कहा कि यहाँ भारत का जो गांव है वह लिटिल रिपब्लिक है। गांव क्या है? छोटा सा गणराज्य है, लिटिल रिपब्लिक है, गणराज्य है। गांव आत्मनिर्भर है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है गांव का। और
आत्ममग्न गांव है, खुद में खुश है गांव, हम जैसे हैं वैसे अच्छा है। एक कहावत है मराठी में, ठेविले अनंते तैसे चिरावे चित्तीय सुदैवे समान। जैसा भगवान ने हमको रखा है वैसे हम रहेंगे और वैसे में खुश है। ये गांव है और इसको गौरवान्वित कर कर मेटकॉप कहता है कि यह विलेज रिपब्लिक है। विलेज रिपब्लिक ऐसा गांव जो ग्राम स्वराज की बात करता है, जो गणराज्य है, जो आत्मनिर्भर है, जिसका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है, और आत्ममग्न आत्मसंतुष्ट गांव। इसको मैं कूपमंडूक प्रवृत्ति कहूँगा। कूपमंडूक मतलब कुएं के मेंढक जैसी। कुएं का मेंढक अपने आप में राजा है। कुएं का मेंढक दुनिया से कटा हुआ है। कुएं का मेंढक किसी से लेना देना नहीं है और फिर भी खुश है। ऐसे हमारे गांव हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ऐसे हमारे गांव। द एग्जिस्टेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज, ईच वन फॉर्मिंग ए सेपरेट स्टेट, कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन द एनी अदर कॉज टू द प्रिजर्वेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया थ्रू ऑल द रिवोल्यूशंस एंड चेंजेस। कितने परिवर्तन हो गए दुनिया में, दुनिया में इतने परिवर्तन हो गए, दुनिया में इतने बदलाव हो गए, परंतु हमारा गांव जैसा का वैसा बना रहा, इसका हमें अभिमान है। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, भारत के लोग क्या बोलते हैं, क्रांतियां हुई, परिवर्तन हुए, परंतु हमारा गांव इन क्रांतियों से, इन परिवर्तनों से अछूता रहा, जिंदा रहा और अपने आप में मग्न रहा। ऐसा यह गांव। इसमें कोई संदेह नहीं कि जहाँ सब कुछ नष्ट हो गया वहाँ पर सब कुछ बदल गया। बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ समाप्त हो गई, सब कुछ बदल गया, परंतु हमारा गांव नहीं बदला, इसका हमें अभिमान है। हमारा गांव नहीं बदला, अब इसमें हमें, अभी भी हमारा गांव जिंदा है, इसमें हमें, उसी 5000 साल पुरानी जाति व्यवस्था के साथ हमारा गांव जिंदा है। 5000 साल पुरानी वर्ण व्यवस्था के साथ हमारा गांव जिंदा है। 5000 साल पुरानी अछूत की व्यवस्था के साथ हमारा गांव जिंदा है। अंधश्रद्धा अज्ञान के साथ गांव हमारा जिंदा है। भयानक गरीबी के साथ गांव हमारा जिंदा है। आज भी हमारे लोग, आदिवासी लोग जंगलों पहाड़ों में नग्न घूमते, फिर भी हम खुश हैं क्योंकि हम सारे परिवर्तनों से अछूते रहें। जो लोग गांव पर गर्व करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर उनसे एक बात पूछना चाहते हैं। वो इस बात पर विचार नहीं करते आखिर देश के भवितव्य के निर्माण में गांव ने क्या योगदान दिया है। जो स्वयं नहीं बदला वो देश को क्या बदलेगा, जो स्वयं नहीं बदला वो देश को, और इसीलिए बदल गए वो आगे चले गए, और नहीं बदले वो 5000 साल पहले। आज भारत में कितने युग है, आज भारत में 18वीं शती है, 19 बैलगाड़ी है और कार भी है, और फिर भी सुपरफास्ट ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं। हम चांद पर जा रहे हैं, हम उपग्रह छोड़ रहे हैं, परंतु साथ में बैलगाड़ी की व्यवस्था है, साथ में हम गांव तक डॉक्टर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यह समाज, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मेटकॉप के शब्दों में, कितने राजवंश आए और गए, कितनी क्रांतियां हुई, हिंदू आए, पठान आए, मुगल आए, मराठे, सिख, अंग्रेज, सबने बारी बारी इस देश पर राज किया, परंतु गांव जैसे के वैसे बने रहे, गांव जैसे के वैसे बने रहे। युद्ध हुए, संकट आए, गांव ने अपनी किलेबंदी कर ली, अपने गांव के आजू बाजू दीवारें खड़ी कर दी, और जब शत्रु आता था तो अपने मवेशियों के साथ अपने आप को बंद कर देते थे। शत्रु बिना प्रतिकार के आगे बढ़ता गया और इसलिए देश गुलाम हुआ, और फिर भी गांव अछूते रहे। इस मानसिकता को कहते हैं कोई भी निरूप हो हमें कहानी। अब भाई कोई भी राजा हो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो किसी भी राजा को टैक्स देना पड़ता है, कुछ कम लेगा कुछ ज़्यादा लेगा, मगर कोई भी हो हमें क्या नहीं। इस प्रकार की गांव की मानसिकता थी, और हमारे गांव और गांव समुदाय ने, पंचायतों ने देश के इतिहास के निर्माण में यह भूमिका निभाई है कि वो जिंदा रहे, किया कुछ भी नहीं, स्वयं नहीं बदले और नहीं देश को बदले, और इस पर हम गर्व करते हैं। भयंकर उथल पुथल के बाद भी गांव और गांव समुदाय जिंदा रहे,
किंतु डॉक्टर आम्बेडकर सवाल पूछते हैं, लंबी आयु तक जिंदा रहे, उस जीवन का क्या अर्थ है? मुझे शायद अमर प्रेम फिल्म की याद आती है, जिसमें कैंसर का मरीज राजेश खन्ना कहते हैं कि भाई मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हमारे गांव की जिंदगी लंबी है, कोई 5000 साल कहता है, कोई 7000 साल कहता है, कुछ भी कह, इतने लंबे समय तक गांव जिंदा रहे क्या मतलब? जिस प्रकार से गांव का पशुधन नहीं बदला, उसी प्रकार से गांव का आदमी भी नहीं बदला। आदमी भी एक प्रकार से उन्हीं के लेवल पर जिंदा रहा, मरा नहीं, परंतु आदमी नहीं बन पाया। क्या हम इस पर गर्व कर सकते हैं? प्रश्न है कि किस स्तर पर जीवित रहे। मेरी मान्यता है गांव एवं ग्राम पंचायत देश की बर्बादी का कारण है। डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहते हैं? गांव और गांव पंचायत देश की बर्बादी का कारण है। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि लोग प्रांतीयता का विरोध करते हैं, लोग सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, परंतु गांव की प्रशंसा करते हैं। और फिर डॉक्टर आम्बेडकर ने एक ऐसा स्टेटमेंट किया संविधान सभा में कि जो 25 नवंबर 1949 तक संविधान के पूरा होने तक कांग्रेस वाले बार बार दोहराते रहे और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की आलोचना करते रहे इस एक सेंटेंस से चलते। और बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से सुनिए। गांव क्या है? गांधी जी का आदर्श गांव क्या है? जहां ग्राम स्वराज है, जहां सारे लोग सुखी है, जहाँ गांव की पंचायत है, बड़े बुजुर्ग न्याय करते हैं, गांव का झगड़ा बाहर नहीं जाता, गांव में न्याय पंचायत है, गांव में अछूत भी रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा, अछूत ने अछूत जैसा रहना चाहिए, ब्राह्मण ने ब्राह्मण जैसा रहना चाहिए। गांव में स्कूल है नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है, लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, किसी को लेना देना नहीं है, फिर भी हमारा गाँव सुखी है। यह गांधी जी का गांव है, सब एक दूसरे का आदर करते हैं और कोई भूखा नहीं रहता। डॉक्टर आम्बेडकर का गांव दूसरा है। डॉक्टर आम्बेडकर का गांव क्या है? नथिंग बट ए सिंक ऑफ लोकलिज्म, ए डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर गांव को? नथिंग बट ए सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। कूपमंडूकता के परनाले है, कूपमंडूकता के परनाले है। अज्ञान, संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता की कालकोठरियां गांव है। गांव का वर्णन डॉक्टर आम्बेडकर क्या करते हैं, गांधी क्या करते हैं, मैंने बताया आपको। डॉक्टर आम्बेडकर गांव को कैसे देखते हैं? यह कूपमंडू, नथिंग बट ए सिंक ऑफ लोकलिज्म, डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। कूपमंडूकता के परनाले है, अज्ञान, संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता की कालकोठरियां है। और अंत में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, आई एम ग्लैड दैट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कार्डेड द विलेज। मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं कि संविधान में मसौदे ने गांव को अलग फेंक दिया है, गांव का विचार नहीं किया, और एडॉप्टेड द इंडिविजुअल एज ए यूनिट। देश की, समाज के विकास की इकाई व्यक्ति को बनाया है, इसके लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और इस पर कांग्रेस की तीव्र प्रतिक्रिया आई, क्योंकि कांग्रेस गांधी जी के समय में ग्राम स्वराज की बात करते थे और डॉक्टर आम्बेडकर गांव को फेंक देने की बात करते थे। समझ लीजिए बात को, गांधी कहाँ है संविधान में? यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको कि डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान में गांधी कहीं पर भी नहीं रखा। गांधी के अस्तित्व को मिटाने का काम संविधान कर रहा था, संविधान निर्माता कर रहे थे, गांधी के अस्तित्व को मिटाने का काम। इसीलिए एक ग्राम स्वराज की बात जब गांधी कर रहे थे, उसी समय डॉक्टर आम्बेडकर संविधान में से ही गांव को निकालकर फेंकने की बात कर रहे थे। अभी तक
आलोचनाओं का जवाब पूरा नहीं हुआ है। इस भाषण में हमने 2-3 बातें देखी हैं। पहली बात तो यह कि आधा ये आलोचना की गई थी कि आधा हिस्सा 1935 से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। डॉक्टर आम्बेडकर उसके जवाब में कहते हैं जिस देश का परिचय कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से नहीं है, जहाँ लोक डेमोक्रेटिक परंपरा नहीं है, वहाँ प्रशासनिक बातें संविधान में रखना अनिवार्य था, इसलिए वहाँ से लिया गया है। अन्य देशों के संविधानों से इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स है, उसके बाहर तो हम जा नहीं सकते, और इसीलिए उनको भी लिया गया है। और बाद में डॉक्टर आम्बेडकर ग्राम स्वराज वगैरह की बात करते हैं, और जिन्होंने भी यह आलोचना की थी कि इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, प्राचीन भारत नहीं है, उनको जवाब दिया है। अभी डॉक्टर आम्बेडकर का जवाब बाकी है, और हमारा व्याख्यान भी, अगला व्याख्यान भी इसी पर होगा, डॉक्टर आम्बेडकर आलोचनाओं का क्या जवाब देते हैं। हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे, अगले व्याख्यान में अगले रविवार को हम लोग मिलेंगे और फिर इसी पर बात करेंगे, और वो व्याख्यान होगा 14 मार्च 2021 का व्याख्यान होगा। डॉक्टर आम्बेडकर का संविधान के मसौदे की आलोचनाओं को जवाब, व्याख्यान क्रमांक 4 या उसका भाग 4 कहिए, जो भी कहिए। अब तक आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं, जो हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी सिद्ध होगी। फिर से एक बार आप सब लोगों को साधुवाद, विनम्र अभिवादन, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम।